नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें और खुश रहें और उसके बाद पढ़ाई भी करते रहें। ठीक है। तो आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कुछ प्रीलिम से भी महत्वपूर्ण है, कुछ मेन से भी महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। जैसे कैबिनेट है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है जो हमारा टीकेडीएल है। टीकेडीएल क्या होता है? ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। जो भी हमारी परंपरागत ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान कैसे? जैसे हमारे ऋषि मुनियों को औषधियों का ज्ञान था, हम लोग को नीम एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है। कुछ बहुत सी स्वदेशी तकनीकें जो कि वैद्य पे आधारित है, मतलब कि आयुष पद्धति पे आधारित है। तो ये डिजिटल ज्ञान से संबंधित इनने एक लाइब्रेरी बना दी है, वो भी किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। तो आप ध्यान रखोगे टीकेडीएल क्या है? एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, ताकि हमारी जो परंपरागत ज्ञान है वो क्या हो सके? संरक्षण हो सके। वरना एक पीढ़ी के बाद तो परंपरागत ज्ञान क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, अगर हमने उसको संरक्षण नहीं दिया तो। ठीक। तो क्या है? एक डिजिटल नॉलेज क्या है? एक रिपोजिटरी है। पहली बात ये ध्यान रखोगे। अब इसको 2001 में स्टेब्लिश किया था किसने? CSIR है, मतलब कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कहाँ है? दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो भी हमारा परंपरागत नॉलेज है उसका क्या करना? संरक्षण करना। ठीक। उसका क्या करना? संरक्षण करना। अब ये किस किस का संरक्षण करता है? आयुर्वेदा का संरक्षण करेगा, यूनानी संरक्षण करेगा, सिद्धा जो तकनीक है उसका, सोवा जो हमारे तिब्बत का मतलब लद्दाख में रहता है, ये भी हमारा आयुष पद्धति पर संबंधित। तो ध्यान रखना, सोवा क्या है? तो तिब्बत से संबंधित है। आयुष पद्धति में ये, इसके तहत क्या होता है? शारीरिक योग अभ्यास भी किया जाता है और ज्ञान भी होता है, लोगों की इलाज भी किया जाता है। ठीक है। ये जो टीकेडीएल है वो लैंग्वेज में काम, कौन कौन सी लैंग्वेज में काम करता है? इंग्लिश में काम करता है, जर्मनी में काम करता है, फ्रेंच में भी है, जापानीज में भी है और स्पेनिश में भी है। ठीक। लेकिन इससे कमी है, हिंदी में भी नहीं है, लेकिन हिंदी में होना चाहिए इसको। ठीक। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि मान लो हमारी परंपरागत नॉलेज है, मान लो नीम की जो बीज होते हैं वो एंटीबायोटिक के रूप में काम करते हैं। अब उस दवा को, उस टेक्निक को लेकर कोई व्यक्ति मतलब कि विदेश से ला गया, उसने दवा बना ली और पेटेंट बना दिया, जबकि ये पुरानी तकनीक तो भारत से है ना। तो इसको कोई पेटेंट ना ले ले भारत की परंपरागत ज्ञान पर, तो इसलिए इसका क्या किया उन लोगों ने? पायरेसी ना हो पाए, ठीक है, कोई गलत तरीके से पेटेंट ना ले पाए। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या 2001 में क्या स्टेब्लिश किया? टीकेडीएल का प्रारंभ किया। ठीक है। तो अभी सरकार ने न्यूज होता कि इसका यूजेस को बढ़ा दिया है। सिग्निफिकेंस क्या है? माने कि भारतीय ज्ञान, लाभ क्या क्या होंगे? भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा मिलेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ठीक। और रिसर्च और डेवलपमेंट भी बढ़ाएगा। इस रिसर्च और डेवलपमेंट माने कि अनुसंधान और विकास भारतीय मूल और हिरासत, माने कि भारतीय मूल और विरासत के अनुसार बढ़ सके, और अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं तक तकनीकी लाभ मिल सके। जैसे कोविड-19 में बहुत से लोग क्या हुए? ठीक हुए। किससे? आयुर्वेदिक से। तो ये तकनीक को हम पेंडेमिक में पेंडेमिक में कैसे यूज कर सकें इस आयुर्वेदिक को, तो इसलिए इसको टीकेडीएल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम इसी की दिशा में काम कर रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री न्यूज थी कल की, क्या ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज क्या किया? कैबिनेट ने अप्रूव किया है, ताकि बाइडिंग इस पे क्या कर सके? एक्सेस कर सके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और रिसर्च इनोवेशन को बढ़ावा मिल सके। ठीक है।
और हम भारतीय परंपरा और मेडिसिन को क्या कर सके, अनुकूल मन के उसको स्वीकार कर सके। तो इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, बढ़ावा दिया है। तो इसको आप एक बार नजर डाल लेना रोक के, ठीक है। आगे चलते हैं। सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं ताकि परंपरागत नॉलेज का क्या हो सके, संरक्षण हो सके। सरकार ने जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया है ताकि उनका संरक्षण हो सके, मेंटेन हो सके परंपरागत ज्ञान का। और भारत ने साइन किया है बायोडायवर्सिटी और नगोया प्रोटोकॉल। तो आप ध्यान रखना, पूछ सकता है कि नगोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। ठीक, तो ये सब बातें हैं। और टीकेडीएल से आपके संबंध में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। और प्रीलिम्स में भी वैल्यू एडिशन यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी हमारे स्वदेशी तकनीक पे बात आती है तो उसको टीकेडीएल को हम लिख सकते हैं। ठीक, अब एक चर्चा का विषय यह है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर एग्रीकल्चर लोन। तो अभी हाल ही में क्या किया है, आरबीआई क्या कर रही है, रेपो रेट को बढ़ा रही है। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो लोन क्या होंगे, महंगे होंगे, और ईएमआई भी क्या होगी, महंगी होगी। लेकिन किसान इतने महंगे लोन लेने के लिए क्या नहीं है, मतलब कि योग्य नहीं है। उनको महंगे लोन मिलेंगे तो चुकाएंगे कैसे। तो इसलिए सरकार ने आईएसएस स्कीम लॉन्च की है और कहा है कि हम 1.5% जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं 2022 से 23 और 2024-25 तक उनको लघु जो लोन एग्रीकल्चर लोन होंगे वो 3 लाख तक पर क्या देंगे, 1.5 तक की छूट देंगे। ठीक है, लेकिन छूट उन्हीं को मिलेगी जो रिपेमेंट टाइमली करेंगे लोन को। अभी अभी तक क्या हो रहा है, 7% पे किसानों को लोन मिल रहा है। मान लो सरकार ने ऐसा किया, 3 लाख तक का लोन दिया और उसको 3% की एडिशनल जो सब मेंशन मिल गई। तो 7 में से 3 गए, कितने बचे, 4%। तो 4% उसको केवल क्या देना पड़ेगा, ब्याज। बाकी 3% कौन देगा, सरकार देगी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। बस ब्याज में क्या की है, ब्याज कौन देगा, कुछ 3% वो कौन देगा, सरकार देगी। तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक, किन को, जो टाइमली क्या करेंगे, लोन को रिपेमेंट करेंगे। अगर मान लो आपने टाइमली रिपेमेंट नहीं किया तो सरकार आपको 3% का लाभ नहीं देगी। इसको आप ध्यान रखना। 100% इसको कौन फंड करेगा, कौन वित्तीय सहायता देगा, केंद्र देगा। इसमें राज्य की कोई योगदान नहीं होगा, इसको ध्यान रखना। ठीक, इसको इम्प्लीमेंट कौन संस्थाएं कर रही है, नाबार्ड कर रही है और आरबीआई कर रही है। क्योंकि नाबार्ड, अच्छा कमेंट करके बताना कि नाबार्ड का मुख्यालय कब कहाँ है और इसकी कब स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप लोग ये बताओगे। आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर की, जो हमारी एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसमें क्या क्या इशू है। मतलब कि जो भारतीय किसान है वो गैर संस्थागत लोगों पर अधिक निर्भर है लोन लेने के लिए। साहूकार हो गए, क्या हो गए, साहूकार। कितना ब्याज लेते हैं साहूकार। और चिट्टी हो गए, साउथ में क्या बोलते हैं इनको, चिट्टी बोलते हैं। रजनीकांत वाला चिट्टी नहीं, ये वाले लोन देने वाले चिट्टी। ठीक, और जो कॉमर्शियल बैंक है उन पे डिपेंडेंसी अधिक है। बहुत सारे किसानों को लोन मिलता ही नहीं है। ठीक, और अगर लोन ले भी लेते हैं तो कार खरीद लेते हैं, कृषि में उपयोग नहीं करते हैं, ये भी समस्या है। और कई बार तो ऐसा होता है कि चुनाव के दबाव में सरकारें क्या करती हैं, लोन को माफ कर देती हैं। तो बैंक लोन लोन देने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये समस्याएं हैं। अच्छा, सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड लेके आई है ताकि किसानों को क्रेडिट सपोर्ट मिल सके। सरकार एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेके आई है ताकि जो भी कृषि से संबंधित अवसंरचना है उनका क्या हो, विकास हो सके। सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेके आई है ताकि अगर किसी भी आपदा में किसी फसल का लॉस होता है तो उसकी
पूर्ति की जा सके सरकार की तरफ से। ठीक, ये सब बातें हैं। तो आप लोग एक बार इसको देख लेना, ये इसको इंफोग्राफिक को समझ में आ जाएगा। तो ये सब बातें लिखी मैंने, पढ़ा दिया आप लोगों को। ठीक, गला थोड़ा खराब है, माफ कीजिएगा। अभी हाल ही में चर्चा का विषय ये है कि इन कि अब एक डील ये होनी थी कि ग्लोबल टैक्स रिजीम बने। क्या बने? टैक्स रिजीम। किसके लिए? जो भी हमारी एमएनसीज है, माने कि मल्टी नेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, तो उनमें ये कहा गया था कि मान लो, और इसको डील कौन कर रहा था? ओईसीडी कर रहा था। इसका आप कमेंट करके बताना मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर। इसमें कहा था कि जो भी एमएनसी कंपनी है जो 20 बिलियन यूरो से अधिक टर्नओवर है उनका, और प्रॉफिटेबिलिटी उनकी 10% से ज्यादा है, उनके ऊपर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगेगा 15% 2023 से। ठीक, और जिनका रेवेन्यू यूरो 750 मिलियन ग्लोबली है। ठीक है, ये बात हुई थी। तो अब क्या हुआ है, इंडिया नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ, ये टैक्स तो लगा लो। अब इंडिया ने ऐसा कहा है कि इसके अलावा हम घर में टैक्स लगाएं, ये हम कमिटमेंट नहीं करेंगे। लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो इससे पहले इंडिया में एक इक्विजा, ये वाला देखो इधर, इक्विलाइजेशन लेवी टैक्स लगता है कंपनियों पर। इसको बोलते हैं डिजिटल टैक्स। इसके भारत में लाया जाता है, 2016 से लागू किया गया। इसको गूगल टैक्स ही बोलते हैं। विदेशी संस्थाओं पे लगता है जिन पे भारत में कोई स्टेब्लिशमेंट नहीं है, जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया। मतलब गूगल फेसबुक ये अमेरिका की कंपनियां हैं, इनका मुख्यालय भी वही है, ऑनलाइन वहां से कारोबार चलाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, ये पड़ोस के छोटे से देश में, आइलैंड में अपना मुख्यालय खोल लेते हैं, तो वहाँ यहाँ से पैसा कमाते हैं, वहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो इनको टैक्स के क्या करते हैं, ये घपलाबाजी करते हैं। टैक्स इनको कम देना पड़े, इसको ट्रांसफर वहाँ कर देते हैं। जैसे मॉरिशस में कर दिया तो वहाँ पे टैक्स कम लगता है। तो इसलिए इस समस्या को, इन कंपनियों को दूर करने की सरकार क्या लेके आई 2016 में, इक्विलाइजेशन लेवी टैक्स लेके आई कि आपको ये टैक्स देना पड़ेगा भले ही आपका भारत में मुख्यालय नहीं हो। इसको ध्यान रखना, यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये आ चुका है। ठीक, अब फाइनेंस एक्ट 2020 से इसको एक्सपेंड कर दिया और कहा जो नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स कंपनियां हैं उन पे भी लगेगा। वो कितना होगा? 2% होगा। ये 2016 से अभी वर्तमान में भारत में है। लेकिन अब विदेशी संस्थाएं ये चाहती हैं कि, कुछ ओईसीडी ये चाहता है कि एक ही टेस्ट हो, अलग अलग देशों में अलग अलग नहीं हो। तो कुछ विकासशील राष्ट्रों ने ये कहा है कि हम ऐसा कमिटमेंट नहीं कर सकते कि हम इन टैक्स को लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। आप ग्लोबली मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लगा लो, ताकि सभी देशों में समान रूप से बंटवारा हो सके जो भी रेवेन्यू आता है टैक्स से। ठीक है, इतनी सी न्यूज है। अब एक बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग एक शब्द है, तो ये किससे संबंधित है? अगर कोई कंपनी गैप और मिसमैच करती है टैक्स में, और रूल टू अवॉइड पेइंग टैक्स, ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है। ये किस संस्था से संबंधित है? ओईसीडी से संबंधित है। अच्छा, कमेंट करके बताओ, ओईसीडी में भारत क्या सदस्य है और कितने देश हैं? ठीक, तो ये आप बताना, बस सिंपल सी बात है। तो ये आपको प्रॉपरली समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, उड़ान, उड़े देश का हर नागरिक को 5 साल पूरे हो गए। तो बस एक केवल न्यूज है, हमें देखना है उड़ान स्कीम क्या है। उड़ान क्या है? एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम है, ताकि रीजनली जो भी कनेक्टिविटी है उसको स्टिमुलस किया जा सके। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल से भी हवाई यात्रा की जा सके, ऐसी हमको स्कीम चलानी है, ऐसे हमको अवसंरचना का विकास करना है। इसको नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के तहत डेवलप किया गया था। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, इसको रीजनल
कनेक्टिविटी फंड के तहत इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक, इसको रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का हर नागरिक को प्रधानमंत्री अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मिला है। किसमें? 2020 में मिला है। ठीक, अब इसके कुछ सब कंपोनेंट है, वो है कि लाइफ लाइन उड़ान। तो लाइफ लाइन किससे संबंध होती है? मेडिकल से, तो इसको मेडिकल कार्गो की सुविधा भी दे दे। कृषि उड़ान मान की एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट है उनका ट्रांसपोर्ट कर दो, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। और इंटरनेशनल उड़ान, तो नॉर्थ ईस्ट में हम क्या करें? अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से उसकी कनेक्टिविटी बढ़ा दें। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं, और ये हमारा इंफोग्राफिक है, तो आप इसको एक बार नजर मार लेना। ठीक, ये देख सकते हैं। आगे चले, चलो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 15 अगस्त को कि भारत 2047 तक क्या बनेगा? विकसित राष्ट्र बनेगा। ठीक, तो उनने केवल कह दिया, लेकिन पढ़ना हमको है। उनने कहा कि पंच प्राण हैं जो इंडिया को डेवलप कंट्री बना सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला पहला प्राण कौन सा है? कि हमको डेवलप इकोनॉमी बनना है। दूसरा प्रण कौन सा है? कि हमको जो भी औपनिवेशिक जो माइंड सेट है उससे बाहर निकलना है। और तीसरा ये है कि हमें अपनी जो भी संस्कृति है, विरासत है, उस पे क्या करना है? गर्व करना। आजकल लोग भारतीय संस्कृति पे गर्व कम करते हैं, जबकि वेस्टर्न वाली संस्कृति पे गर्व अधिक करते हैं। बोलते हैं वो वाली अच्छी है, हमारी वाली खराब है। और हमें एकता अखंडता स्थापित करनी है, और भारतीय नागरिकों को केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग ना हो, बल्कि अपने कर्तव्यों का क्या करें? पालन पालन करें। आर्टिकल 51 ए के तहत मूलक कर्तव्य। तो ये 5 प्रण है। ठीक है, मेंस में काम आ सकता है। अब यूनाइटेड नेशन ने देख लेते हैं कि क्लासिफाई किया है कंट्री को 3 ब्रॉड कैटेगरी में। पहली कैटेगरी है डेवलप इकोनॉमी, दूसरी है इकोनॉमी इन ट्रांजिशन, और तीसरी है डेवलपिंग इकोनॉमी। मान लो कोई एक विकसित राष्ट्र है, और इधर इधर से विकासशील है, तो इधर जो पीरियड आएगा उसको संक्रमणकालीन पीरियड बोलेंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये चीज है। अब भारत की करंट स्टेटस देख लेते हैं। तो भारत क्या है? लोअर मिडिल इनकम में है, जिसकी आय 2000 के आसपास, डॉलर के आसपास है। हम मानव विकास सूचकांक में 0.64 है, जो बहुत खराब स्थिति है। इसको आप कमेंट करके बताना, इसको कौन जारी करता है, कौन सी संस्था? इसके सूचकांक कौन कौन से मैं बता देता हूँ। एक तो शिक्षा है, एक स्वास्थ्य है, और एक आय है। ठीक, अब आप कमेंट करके बताओगे स्वास्थ्य में कौन कौन से हैं। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक, और चाइना की जो पर कैपिटा इनकम है 5.5 टाइम है इंडिया के, समझ रहे हो? यूके की कितनी है? 33 टाइम है। तो भारत 2047 तक कैसे इसको अचीव कर सकता है? पहले तो इन 5 प्रणों को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात, भारत में शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा, भारत में स्वास्थ्य को बढ़ावा देना पड़ेगा, भारत में समानता स्थापित करनी पड़ेगी, भारत में संवेदनशील वर्गों का विकास करना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था में सभी वर्गों की भूमिका स्थापित करनी पड़ेगी, और सभी को घर उपलब्ध कराना पड़ेगा, सभी की इनकम समान होनी चाहिए। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं काम होना चाहिए। ठीक है, और और जो भी हमें एकता अखंडता को सबसे पहले महत्व देना है। तो ये इसे एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। इंडिया कहाँ है? इंडिया ये है, दो लोअर मिडिल इनकम में है। इसकी कितनी है इनकम? 2170 डॉलर। और जब देखो इधर यूके की कितनी है? 45,380। नॉर्वे की कितनी है सबसे ज्यादा? 84,000 जीरो 90। समझ रहे बात को? पाकिस्तानी कितनी है? 1500। और चाइना की कितनी? 11,890। तो हमें अभी ये रास्ता तय करना है, ये वाला। सोचो,
इसके लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, जनता की भागीदारी चाहिए, संसाधन चाहिए, ठीक है। और देश में सांप्रदायिक जो भी भेदभाव आधारित माहौल है उसको खत्म होना चाहिए, तभी हम इस तरह विकसित हो पाएंगे। और बहुत महत्वपूर्ण फोकस वाली बात की जाए तो हमको क्या चाहिए, शिक्षा, वो भी कैसी, गुणवत्तापूर्ण, और वो भी कैसी, अफोर्डेबल मतलब बहनीय, और वो भी कैसी, सभी तक पहुंचे। समझ रहे हो? तो ये हमें आगे देखना। अब चर्चा में ये था एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होती है, मतलब इज ए कॉस्ट पेड बाय मर्चेंट टू ए बैंक। मतलब कोई भी आप पीओसी किसी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं, आपने वहां पे 100 रुपए, आपने 100 रुपए का सामान खरीदा और आपने यहाँ पे स्वैप किया 100 रुपए, तो इसमें 1 रुपए बैंक ने ले लिया। कहाँ से? मान लो पेट्रोल पंप से। बाकी 99 रुपए पेट्रोल पंप के पास गए, तो 1 रुपए में क्या क्या हो जाएगा, जो कार्ड इशू किया है उस बैंक के पास चला जाएगा। पेमेंट नेटवर्क जैसे मास्टर कार्ड पेमेंट नेटवर्क है, वीजा है, रुपे है, तो उसको चला जाएगा। और बैंक प्रोवाइड पीओएस मशीन, तो बैंक ने उस पेट्रोल पंप को पीओएस मशीन दी, उसमें चला जाएगा। समझ रहे? तो पेट्रोल पंप में 99 मिले और 1 रुपए कहाँ चला गया, जो सारी ये सुविधाएं दे रहा है उसमें 1 रुपए का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब कि जो मर्चेंट है वो किसको पे करता है, बैंक को। बस इतना सा ध्यान रखना है, ठीक है। व्यापारी वह किसको पे करेगा, किसी संस्था को जो उसको सुविधाएं मुहैया कराएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सिंपल था। आप प्रीवियस को क्वेश्चन उठा के देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। कस्टम एक्ट 1962 में संशोधन किया है। इसमें पहले थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख थी, अब कितनी कर दी है, 50 लाख। किसके लिए? स्मगलिंग और इलीगल जो भी इंपोर्ट्स ऑफ गुड होता है उन पे लगाम लगाने के लिए। और कॉमर्शियल फ्रॉड के लिए पहले 1 करोड़ थी, अब कितनी कर दी है, 2 करोड़ कर दी है। ठीक, तो इतना से ध्यान रखना। कई कस्टम एक्ट 1962 में थ्रेशोल्ड लिमिट किसके लिए है, ठीक, और कॉमर्शियल के लिए कितनी है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे। और एक शब्द चर्चा में है, आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। सिंपल सा मतलब ये है कि जो आर्टिक का टेम्परेचर है अन्य जगहों की तुलना में तीव्र गति से पिघल रहा है, मतलब कि सॉरी पिघल नहीं, बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नियर सरफेस एयर टेम्परेचर चेंज ओवर द आर्टिक रिलेटिव टू लोअर एल्टीट्यूड, ठीक, तो इसको ध्यान रखना। अब एक अटल भूजल योजना संबंधित है, बस सिंपल सा काम है। तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि सेंटर सेक्टर स्कीम है। पहली बात तो ये क्या करती है, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर है उसका मैनेजमेंट करती है। इसमें सहयोग कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रही है। और इसको समुदाय की जो भी भागीदारी है उसको, उसके आधार पर इसको बढ़ावा देना है। और संपूर्ण राज्यों में लागू नहीं है, केवल कितने स्टेट है, 7 में लागू। इसको ध्यान रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट है। हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, ठीक। इसको एक बार पढ़ लेना। 6,000 करोड़ का बजट है, 2020 से 2025 तक है, 5 साल के लिए। ग्राउंड वाटर को मैनेजमेंट को बढ़ावा देना है, किसमें? 7 स्टेट्स में, ठीक। और ये सब बातें करना। अब एक नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, ये एनसीटी एक्ट 1993 के तहत स्टेब्लिश है। अगर कोई संस्था किसी एक्ट के तहत स्थापना की जाती है तो वो कैसी होती है? संविधिक होती है। कैसी होती है? संविधिक होती है। इसका सिंपल सा काम है कि इसको कोऑर्डिनेट करना, रेगुलेट करना, मेंटेन करना टीचरों को, ठीक, टीचर एजुकेशन को बढ़ावा देना। अब हाल ही में कामाख्या टेम्पल चर्चा में रहा। क्या, कहाँ है? तो ये असम में है। जो 51 शक्ति पीठ है उनमें से एक है, ठीक। लॉर्ड सती से संबंधित है, नीलांचल हिल में है, ठीक। और सबसे बात है कि इस पे अंबुबाची मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची। इसको ध्यान रखना, इंपोर्टेंट फैक्ट है। कोविड-19 में इसको पेंडेमिक में इसको कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। तो कौन सा मेला? अंबुबाची मेला, ठीक है। कहाँ लगता है? असम में। और कहाँ, किस मंदिर पर? कामाख्या मंदिर। बहुत सुंदर मंदिर है ये, आप देख पा रहे हो। और ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है,
ठीक, इसको बनवाया किसने था? नरकासुर ने। बट और कुछ रिकॉर्ड ये बोलते हैं कि नारायण ने बनवाया था, रिबिल्ट द टेम्पल ने इसको रिबिल्ट करवाया था, इसको ध्यान रखना। तुर्की चर्चा में था, उसकी राजधानी अंकारा है, इसको ध्यान रखना, ये तुर्की है। अभी यूक्रेन से विवाद भी था। इसको ब्लैक सी बोलते हैं, ठीक है, इसको मरमरा सी बोलते हैं, इसको कैस्पियन सी है। ये यहाँ पे, ये कौन सा सी है आप बताओगे, ये वाला कौन सा सी है? ये वाला, ये तो कैस्पियन हो गया। ये सी ऑफ मरमरा है, ये ब्लैक सी है। ये कौन सा सी है, ये कमेंट करके बताना, ठीक है। और अब देखना, ये तुर्की ऐसा स्टेट है, देखो ब्लैक सी में भी लग रहा है और कैस्पियन सी में भी है। और तुर्की ही ऐसा राज्य है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, इसको ध्यान रखना, ठीक। तो आज का टॉपिक इतना ही था। अगेन आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।